कल हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा था कांग्रेस की स्थापना और वहां से लेकर के कांग्रेस के विभाजन तक। मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है फ्रेंड्स, और इसके लिए हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ उन फैक्ट्स को जानें जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हो। उसी का ये प्रयास है हमारा कि इस कड़ी में आप उन सब चीज़ों को जानेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे कंटेंट आपको मिले जो आपको पढ़ने को नहीं मिले हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम बनाएंगे आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतर और भी मजबूत। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या इस तरह के किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी, तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे और हम मिलके करेंगे अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर। कल का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी कड़ी चल रही है, अगर आप इसे देख ले रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीलिम्स के तो क्वेश्चंस बहुत सारे आपको कवर्ड हो ही जाएंगे। मेंस के लिए भी एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। सो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपने बीपीएससी हाल ही में दिया है और अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, तो फिर आप हमारे चैनल से लगातार बने रहिए। हम बहुत जल्द मेंस के लिए भी कड़ी स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल आज हम लोग देखने वाले हैं कि कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। कांग्रेस के विभाजन के बाद गरम दल के नेताओं की बात की जाए तो लाला लाजपत राय और तिलक दोनों को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया, जहां तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। 1914 में ये वापस आए और 1916 में होम रूल की स्थापना होती है। 1907 में अरविंद घोष अलीपुर संयंत्र में गिरफ्तार हो गए और इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। विपिन चंद्र पाल 6 महीने के लिए अलीपुर संयंत्र की झूठी गवाही और 6 महीने के लिए जेल में रहे। इसके बाद से अब हम लोग आते हैं, स्वदेशी आंदोलन जो है वो सफल हो गया, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना और आंदोलन में सबसे बड़ी बात है कि कोई नेतृत्व करता ही नहीं बचे थे। जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे वो या तो जेल में थे, जैसे कि इनका आगमन भी हुआ, जैसे जेल से निकल करके आ रहे हैं बीजी तिलक, तो इसके बाद ये जो वैलेंटाइन सिरोल का मामला था, कल के हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था कि वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें डिक्लेयर किया था कि ये भारतीय अशांति के जनक है, तो वो अपना मामला लड़ने के लिए ब्रिटेन चले गए। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, इधर इस बीच जो कुछ घटित हुआ यहाँ से, तो आते हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुआ। स्थापना का कारण रहा सरकार द्वारा मुसलमानों के हित की रक्षा का प्रलोभन दिया जाना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कर्जन द्वारा मुस्लिमों के हित में बयान दिए गए और ब्लूमफील्ड जो है ये भी मुस्लिम के हित में बयान देते रहे लगातार। ये सब वो फैक्ट्स थे जो कारण बने मुस्लिम लीग की स्थापना के। 30 सितंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। स्थान है ढाका, बांग्लादेश का जो अभी राजधानी है वो। संस्थापक है आगा खां मोहसिन मुल्क। पार्टी के संविधान को बनाया था वकार उल मुल्क और मोहसिन मुल्क ने, जबकि वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। तो ये आप याद रखेंगे, लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। उद्देश्य क्या था बनाने का, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, ये इनका मेन उद्देश्य था। 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब इनका जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा है 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। पहला ढाका में हुआ 1906 में, दूसरा 1907 में कराची में हुआ और तीसरा जो था जो 1908 में अमृतसर में हुआ। इसमें जो आपको मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष हैं वो आगा खां बने थे और पृथक निर्वाचन की मांग इसी के समय उठाई गई थी कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन हो। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका विरोध किए थे। ये याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में मुस्लिम लीग की स्थापना का विरोध किए थे। ये 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1916 में मुस्लिम लीग नरमपंथी और गरमपंथी दोनों का एक संयुक्त बैठक बुलाया गया, जिसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। ये लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोबारा नरम दल और गरम दल एक साथ मिले भी थे। अब हम लोग देख लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को।
इस समय सचिव है लॉर्ड मार्ले और वायसराय है लॉर्ड मिंटो। इन्हीं के नाम पे इस सुधार का नाम मार्ले मिंटो सुधार पड़ा। आया ये 1909 में और इसे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से। मार्ले मिंटो सुधार में था क्या, पहली बार भारत सचिव और वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीय शामिल हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहली बार भारत सचिव और वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीय शामिल हुए थे, जिसमें वायसराय के परिषद में एक सदस्य थे SN सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, और दूसरे जो सदस्य थे ये थे भारत सचिव में जो 2 सदस्य शामिल हुए थे ये थे KC गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत भारत सचिव और वायसराय, भारत सचिव का जो परिषद था उसमें और वायसराय का जो परिषद था उसमें, दोनों में भारतीयों को शामिल किया गया। भारत सचिव में 2 सदस्य और वायसराय में 1 सदस्य। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र सिन्हा, और जो भारत सचिव के 2 सदस्य थे ये थे KC गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय जो थे नियुक्त होने वाले वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। इनको आप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये कई बुक में आपको पढ़ने को मिलता है, वही है ये। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश काल में जितने टाइम ब्रिटिश लोग रहे टिल 1947 इतने ऊंचे पद तक कोई नहीं पहुंचा था। जैसे कि गवर्नर का पोस्ट, बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था, ये SP सिन्हा थे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको BPSC में भी प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो इनसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। UPSC ने भी इनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, और ये जितने भी अधिनियम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। मुस्लिमों के लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान आया, ये मार्ले मिंटो 1909 के अधिनियम में ही। 1909 का जो पृथक निर्वाचन था इसको स्वीकार करने से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है, ऐसा मानते हैं लोग। तो मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान है ये मार्ले मिंटो 1909 के पृथक निर्वाचन के तहत आया, और इसको द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ भी माना जाता है। मतलब ये जो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित हुए, इसका जो प्रावधान है, इसका जो प्रारंभ है वो आप यहीं से मान सकते हैं। पृथक निर्वाचन पर मिंटो का एक बयान आया था। वो बयान था कि याद रखिए कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। स्क्रीन पे कुछ ऐड आ रहे हैं तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं, आप सुन के इस चीज़ को लिख लीजिए। मिंटो का बयान था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसका फसल बहुत कड़वा होगा। ये मिंटो का स्टेटमेंट था। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अच्छा, अब इस समय जो इलेक्शंस हो रहे हैं एक बार उनको देख लिया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में जो केंद्रीय विधानमंडल का जो चुनाव होगा उसमें सदस्य और मतदाता की योग्यता क्या होगी उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव हेतु केवल पुरुष ही मतदान कर सकता है। फर्स्ट ये चीज याद रखिएगा, इसमें स्त्रियां अभी वोटिंग नहीं कर सकती। जो आयु है वोट करने की वो मिनिमम 21 ईयर्स यानी 21 वर्ष होना चाहिए, और जो व्यक्ति हो वो मेंटली फिट हो, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो, वही वोट कर सकता है केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव के लिए। ये एक कंटेंट है, होपफुली आप इसको कवर कर लिए होंगे, इसे याद कर लिए होंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मैं वैसे तो धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगे तो आप वीडियो को, वो आता है आजकल बहुत सारे सिस्टम्स है, वीडियो को स्लो में चला करके भी चीज़ों को सुन के आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पे, और ये है 1911 में दिल्ली दरबार। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा इसके ऊपर देखिए, इसमें उद्देश्य आयोजन कहाँ हुआ था तो वर्तमान दिल्ली का जो केरो नेशनल पार्क है वो, और उद्देश्य क्या था तो ब्रिटेन के राजा रानी आ रहे थे, इनका स्वागत करना और राज्याभिषेक करना।
महाराज और महारानी को भारत का सम्राट सम्राज्ञी घोषित किया जाता था। यह एक महोत्सव जैसा होता था जिसमें बहुत सारा धन खर्चा किया जाता था। ये जो दिल्ली दरबार लगता था इसमें बहुत 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 सारा पैसा खर्च होता था, इसलिए कि उनके राजा और रानी को सम्मान मिले, ब्रिटेन के राजा और रानी को सम्मान दिलाने के लिए होता था। यह आयोजन दिल्ली में ही केरो नेशनल पार्क में। अब दिल्ली दरबार को एक बार देख लेते हैं हम लोग, मतलब जितने कंटेंट दिल्ली दरबार से बनते हैं। 1877, 1903 और 1911 ये तीन टाइम रहे जब दिल्ली दरबार हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वायसराय है लॉर्ड लिटन, और 1877 वाले में वायसराय लॉर्ड लिटन है। सम्राज्ञी घोषित होती है महारानी विक्टोरिया, जिनको उपाधि मिला था केसरे हिंद का। और इस दरबार का भी विरोध हुआ था क्योंकि 1876 से 78 के दौरान एक भयानक अकाल आया था। तो इस अकाल के कारण लोगों ने दरबार का विरोध किया था। निर्णय का बात किया जाए तो ये जो दरबार लगा इसका कोई विशेष निर्णय आया नहीं था, तो ये दरबार का लगना कोई फ्रूटफुल था नहीं, कोई विशेष निर्णय इसमें नहीं था। 1903 में जो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ दिल्ली का दरबार, इसमें सम्राट घोषित हुए एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंडा। सम्राट स्वयं नहीं आए थे, इन्होंने अपने भाई ड्यूक ऑफ कर्नाट को यहाँ भेजा था, याद रखिएगा ये। सम्राट स्वयं नहीं आए थे, इन्होंने अपने भाई ड्यूक ऑफ कर्नाट भेजा था। ये सबसे अधिक खर्चों वाला दरबार था और इसका भी कोई निर्णय नहीं हुआ क्योंकि इसका भी विरोध हो रहा था। वायसराय 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। इस समय जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी ये आते हैं भारत। एकमात्र दिल्ली दरबार है जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित होते हैं, ठीक है, इसके पहले उपस्थिति सम्राट की नहीं थी। तो ये एकमात्र ऐसा दिल्ली दरबार है जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित होते हैं। और इस दरबार में ये निर्णय लिया जाता है कि बंगाल का जो विभाजन है उस विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। तो 1911 का दिल्ली दरबार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहा, वो क्या, तो दिल्ली जो है वो राजधानी बनी, ये इसी समय में हुआ। एक बार डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं 1911 के दिल्ली दरबार के निर्णय का। सबसे पहले तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। आपसे पूछ सकता है कि वायसराय कौन है इस समय, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किस समिति के सुझाव पर बंगाल का पुनर्गठन हुआ, तो अरुंडेल समिति के सुझाव पर यह बंगाल का पुनर्गठन हो रहा है। भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ, बंगाल एक साइड में चला गया, वो लोग बंगाली बोलते हैं लोग, और बिहार और उड़ीसा एक साइड में आ गया। असम को कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। तो हम लोगों ने जो देखा था बंगाल को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम मिलकर के जो बना था वो यहाँ पे अलग हो गया। भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा की गई। 1911 में दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा हुई। और 1 अप्रैल 1912 को, ये वो डेट है जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने के लिए ब्रिटेन का वास्तुकार है एडविन लुटियंस, इसको बुलाया गया, मतलब एडविन लुटियंस इस दरबार में आए थे। 1911 में जॉर्ज पंचम ने पुराने दिल्ली को नई दिल्ली के रूप में बसाया। 1927 में नई दिल्ली का नाम दिया गया और 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ, जिसको वायसराय इरविन ने उद्घाटन किया था, याद रखिएगा ये फैक्ट। तो 1911 में जॉर्ज पंचम ने पुराने दिल्ली को नई दिल्ली के रूप में बसाया, नाम दिया गया 1927 में, और 1931 में इरविन ने इसका उद्घाटन किया। अब एक इम्पोर्टेंट कंटेंट पे आते हैं हम लोग। इस बीच में जो एक और घटना घटित हो रहा है वो है विश्व युद्ध का होना। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1914 से पहले औद्योगिकीकरण जो शुरू हुई थी वही पृष्ठभूमि बनी प्रथम विश्व युद्ध की। कल कारखाने, मशीनरी, इसकी स्थापना हो गई थी, कच्चे माल की आवश्यकता थी और सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो थी निर्यात करने के लिए, मतलब जो वस्तुएं अब ज़्यादा मात्रा में बन रहे थे इसके लिए सभी को एक मार्केट की आवश्यकता थी। और वो मार्केट कौन अवेलेबल कराए,
तो उस मार्केट को अवेलेबल करना, ये उपनिवेश को बढ़ावा दे रहा था। यूरोपियन कंट्री अपने उपनिवेश पर मजबूती पाने हेतु एक गुट का निर्माण कर रहे थे और यही गुट आपस में टकराए, जो कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक? 1914 से 18। पृष्ठभूमि क्या रही? तो यूरोप जो औद्योगिकीकरण की शुरुआत किया वो पृष्ठभूमि रही। कल कारखाने, मशीनरी इत्यादि की स्थापना हुई थी, कच्चे माल की आवश्यकता थी, बाजार की आवश्यकता थी, जिसके लिए उपनिवेश को स्थापित करने लगे और उपनिवेश पर मजबूती पाने के लिए एक गुट का निर्माण हुआ। अच्छा, ये जो दो गुट बाद में बट गए, एक थे ट्रिपल अलायंस और एक थे ट्रिपल अटेंट। ट्रिपल अलायंस में थे जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया, जबकि ट्रिपल अटेंट में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो ये दो गुट बटा हुआ था उस समय और इन दो गुटों का आपस में टकराव हो रहा था। ये दो गुट आपस में टकरा रहे थे। तो ये तो इंटरनल तो बहुत कुछ चल ही रहा था, क्योंकि हर एक को ही अपना मार्केट चाहिए था और उपनिवेश वगैरह ये सब चीज़ें था। लेकिन जो तत्कालिक कारण बना वो बना ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या। ऑस्ट्रिया के युवराज थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और इनकी पत्नी यहाँ आई थी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को इस हत्या का दोषी बताया और इस पर हमला कर दिया, जिससे अब दो दल बन गया। मतलब ऑस्ट्रिया के युवराज की पत्नी सहित हत्या होती है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का दोष सर्बिया को लगाया और फिर सर्बिया के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे अब दो दल बन गया। एक बना धुरी राष्ट्र और दूसरा बना मित्र राष्ट्र। इस तरह से ये दो राष्ट्र के रूप में बट गए लोग। धुरी राष्ट्र में आ गए ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की, जबकि मित्र राष्ट्र में आ गए सर्बिया, ब्रिटेन, रूस, जापान, भारत और अमेरिका। इसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई, मतलब ब्रिटेन वाला जो कम्युनिटी था ये जीता और धुरी राष्ट्र की हार हुई। ये तो कहानी थी फ्रेंड्स इनकी, मतलब विश्व युद्ध की जो कहानी थी ये। इस समय में अब हम लोग देखते हैं एक बार कि इसका प्रभाव हमारे देश पे क्या पड़ता है। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा कर दूं कि हम लोग क्लास में बीपीएससी अगर आपने इस बार दी है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेंस के लिए बैठना चाहिए, या जो पेपर आपने दिया है अगर इसमें आप 75 प्लस मार्क्स उठा रहे तो आप बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं, नो डाउट। तो आपको मेंस साथ साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप अगर मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हालांकि समय तो बहुत कम है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाए। तो हम लोगों ने मेंस के बैच को प्रारंभ किया है अक्टूबर के 21 से। आप चाहे तो इसमें जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई और सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ हुई। सेब्रे की संधि तुर्की के साथ हुई। ये तीन महत्वपूर्ण संधि हुई। हार के बाद धुरी राष्ट्र को युद्ध का खामियाजा भी भुगतना पड़ा और बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हम लोग आते हैं अपने क्षेत्र में। प्रथम विश्व युद्ध में भारत क्या है? तो भारत चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश है, इसलिए ब्रिटेन भारत से बिना पूछे भारत को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। ब्रिटेन ने भारत को लोकतंत्र की रक्षा हेतु लड़ाई कहकर युद्ध में शामिल किया था। मतलब भारत को ये बताया था कि हम लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। कांग्रेस जो है वो शामिल के लिए तैयार था। गांधी जी भी आ गए थे तब तक, और गांधी जी ने भी ये सहमति भरी थी कि सेना और धन दोनों ही रूप से प्रथम विश्व युद्ध में हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, तो इसके लिए सेना और धन दोनों से ही ब्रिटेन की सहायता की जाए, ऐसा गांधी जी का मानना था। सेना के जो भर्ती गांधी जी ने कराई, उस समय तो भर्ती होने से लोग मना कर रहे, तो जो सेना में भर्ती कराई गांधी जी ने, इसलिए उनको सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया है। सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया इनको। अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी महात्मा गांधी को।
मुस्लिम लीग शामिल जब मुस्लिम लीग की बात आई तो मुस्लिम लीग ने शामिल होने से पहले शर्त रखा था कि अगर धुरी राष्ट्र हार जाती है तो तुर्की के धार्मिक सत्ता को प्रभावित नहीं करेंगे आप। अगर मैं मतलब मुस्लिम लीग का कहना ये था कि हम ब्रिटेन का साथ देंगे, मैं ब्रिटेन का साथ में हूँ, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हमारा मतलब जो विचार है और हमारी जो आप कह सकते हैं कि प्रस्ताव है वो ये है कि अगर धुरी राष्ट्र हार जाती है तो तुर्की के धार्मिक सत्ता को आप प्रभावित नहीं करेंगे। इस शर्त के साथ मुस्लिम लीग में शामिल हो गई, मुस्लिम लीग युद्ध में शामिल हो गई। 1916 का लखनऊ पैक्ट, अब ये हम लोग का अगला कंटेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें गरमपंथी नरमपंथी मिले और मुस्लिम लीग भी मिल गया, इसलिए इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनके प्रयासों से कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। याद रखिएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने प्रयास किया था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। अध्यक्षता की थी अध्यक्ष जो थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। तिलक 1914 में जेल से बाहर आए और कांग्रेस के साथ मिलकर लखनऊ पैक्ट कराया और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। 1915 से मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ होने लगा था, जो 1916 में आकर के ये दोनों पार्टियां एक साथ हो गई। समझौता का कारण क्या रहा? तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन का धार्मिक हस्तक्षेप करना, जो अभी हम लोगों ने देखा ना कि मुस्लिम लीग ने कहा था कि अगर आप धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन ने धार्मिक हस्तक्षेप करने लगा था। कांग्रेस के द्वारा मुस्लिमों की मार्ले मिंटो के तहत निर्वाचक मंडल को मानना, तब कांग्रेस ने मान लिया था कि ठीक है उस निर्वाचक मंडल को हम मानते हैं आपके। और बंगाल विभाजन में अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिमों को बयान मुताबिक इच्छा पूरी नहीं होना, जैसे बंगाल विभाजन में जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे मुस्लिम वर्ग को, ऐसा कुछ अंग्रेजों ने पूरा नहीं किया। तो अब ये लोग समझ गए थे लोग, तो ये वापस कांग्रेस के साथ मिल रहे थे और इनके साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। इस एकता का प्रभाव क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिमों में एकता हुई, सरकार की बुरी नीतियों के खिलाफ विरोध हुआ, अंग्रेजों के बांटो और राज्य करो की नीति पर ठेस पहुंची। ये जो अंग्रेज चाह रहे थे कि हम बांटेंगे और फिर शासन करेंगे, इस नीति पर ठेस पहुंची। हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ हुए, तो ये हिंदू और मुस्लिम के एक होने से प्रभाव पड़ा। सरकार की बुरी नीतियों के खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया। अंग्रेज को जो लग रहा था कि हम बांटो और राज्य करो की नीति पे काम करेंगे, ये नहीं हो पाया। हालांकि सांप्रदायिक शक्तियों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण यह प्रभाव ज्यादा दिन तक नहीं रहा, जो देश विभाजन का कारण बना आगे चल के। अगर यही एकता, यही यूनिटी कल्पना कीजिए कि 1947 या टिल नाउ रहती, तो फिर तो देश का विभाजन नहीं होता, इसकी संभावना नहीं थी। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले समझौता का विरोध किया था, क्योंकि मदन मोहन मालवीय का अपना एक अलग स्टैंड था। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, ये याद रखिएगा। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अब हम लोग एक और कंटेंट देख लेते हैं। 1916 में जो होम रूल आंदोलन हो रहा है, होम रूल का मतलब होता है स्वशासन, मतलब होम मीन्स घर और रूल मीन्स शासन करना, घर का शासन, मेरे घर का शासन ही मेरे घर पे होगा, यानी स्वशासन आप कह सकते हैं। ये जो होम रूल है ये दो वर्गों में बटा हुआ है, एक तिलक का होम रूल और एक एनी बेसेंट का होम रूल। तिलक के होम रूल में क्या है? तो इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 में होती है। हाँ, ये याद रखिएगा, एनी बेसेंट का कॉन्सेप्ट था लेकिन स्थापना पहले तिलक ने कर लिया था। पुणे से इन्होंने शुरू किया और इनका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात ये था। मुख्यालय था बेलगाम, कर्नाटक। इन्होंने जो होम रूल को अपने अखबार के तहत बढ़ाया था वो अखबार था मराठा और केसरी। कल के वीडियो में भी हम लोगों ने मराठा और केसरी के बारे में देखा था। तो मराठा और केसरी वो इनका था। अध्यक्ष जो थे वो तिलक के होम रूल में जो अध्यक्ष थे वो NC केलकर थे एक।
और जोसेफ बैप्टिस्ट थे। ठीक इसके विपरीत इसके साथ साथ अगर एनी बेसेंट को देखा जाए, खैर यहाँ देखते हैं इनका उद्देश्य क्या था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं एनी बेसेंट के होम रूल की। तो इनकी स्थापना 1 सितंबर 1916 को हुई। शुरुआत इन्होंने अड्यार मद्रास से किया और इनका जो प्रमुख क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु था। मुख्यालय इनका अड्यार मद्रास में था। तिलक का मुख्यालय बेलगाम कर्नाटक में हम लोगों ने पढ़ा। इनका जो पेपर था वो था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और सचिव जो थे यहाँ एनी बेसेंट के होम रूल के वो जॉर्ज अरुंडले थे, ये थे सचिव। उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की स्थापना करना, मतलब ब्रिटिश शासन के अंदर ही रहकर संवैधानिक तरीके से हम अपना शासन चलाएंगे, ये इनका उद्देश्य था। मतलब ये उद्देश्य था होम रूल में एनी बेसेंट के होम रूल का। होम रूल आंदोलन लोगों के अंदर स्वशासन की भावना को जगाकर आंदोलन के लिए प्रेरित किया। अमेरिका में इसी के तर्ज पर अमेरिका में होम रूल लीग का ही स्थापना 1915 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की शाखा को 1918 में एक कर दिया गया। सो फ्रेंड, ये आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट यानी कल जो वीडियो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे महात्मा गांधी को और उनके आंदोलन को। फिलहाल आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। वीडियो में चलने से पहले आपसे 2 रिक्वेस्ट। पहला ये कि जो भी आपको लगे कि आपकी मदद हो पा रही है तो आप वो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। इससे थोड़ा उत्साह भी अर्जित होता है और फिर हम लोग कई सारे जगहों से, कई सारे पुस्तकों से फिर कुछ कंटेंट निकाल के लेके आते हैं, तो वो मेहनत कुछ ऐसा लगता है कि सफल हुआ। और दूसरा ये कि आप अन्य लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब जो एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया है, अगर बीपीएससी की भी बात की जाए तो बहुत डिफरेंट हो गया है। डीपली पढ़ना है, फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी पकड़ रखनी है। और कई तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स या फैक्ट्स उठा करके लाते हैं जो जनरली किसी जो हम लोग जो स्टैंडर्ड बुक मान के पढ़ रहे हैं वहाँ नहीं मेंशन्ड है। तो इसलिए हम लोगों ने शुरू किया है कि बहुत सारे जो भी मतलब इतिहासकार है या जो भी हमारा सोर्स है उसमें भी हम लोग थोड़ा सा प्रसार करें, विभिन्नता लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल टू द सिलेबस आप लोगों को अवेलेबल कराएं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में महात्मा गांधी के साथ। थैंक यू।